हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी और सफ़रनामा के इस खास शो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस खास शो में हमारे साथ हमारे खास मेहमान ब्रिगेडियर प्रदीप यदु जी मौजूद हैं। सबसे पहले News+21 में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश। पिछले लंबे समय से आप देश सेवा में आपने पूरा महत्वपूर्ण समय दिया है, अपने पूरी ताकत जो है देश को बचाने में और देश को एक नई दिशा ले जाने में आपने पूरी ताकत झोंकी है। इससे पहले कि हम आपके बारे में छोटा सा परिचय आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने अपने इस जीवन की शुरुआत की और किस तरह से इस जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए आपने प्रयास किया। अविनाश, मैं यहीं रायपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ जी। और मेरी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा जो है जी। वो जगदलपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई इन जगहों में हुई है और मैं हमेशा शासकीय स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद 1 साल रायपुर में साइंस कॉलेज में मैं बीएससी कर रहा था। उसी समय मैंने यूपीएससी क्लियर किया और एसएसबी क्लियर किया और उसके बाद फिर मैं सेना में आ गया। 15 जून 1975 को मुझे सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से कमीशन प्राप्त हुआ। और मुझे गर्व है कि मेरी 38 साल की सेवा में मुझे 5 युद्धों में सक्रिय हिस्सा लेने का मौका मिला है। चाहे वो श्रीलंका की लड़ाई हो, चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर हो, या जम्मू एंड कश्मीर में एलओसी हो, या मिलिटेंट्स के खिलाफ हो, या अपर असम में उल्फा के खिलाफ हो, या फिर कारगिल हो जहाँ पे मैं सीओ था। और बड़े गर्व से कहता हूँ कि हमने अपना कर्तव्य बड़े जज्बे से निभाया है। और बस यही एक मेरा छोटा सा परिचय है। और जो भी हमने किया है वो कोई एहसान नहीं किया, अपना कर्तव्य को निभाया है, लेकिन हाँ पूरे जुनून से, पूरे लगन से, पूरी निष्ठा से और एक जज्बे से निभाया है। सर, जिस तरह से आपने अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगहों पर आपने बहुत सारे देश के लिए जो चैलेंजिंग मोमेंट थे उन जगहों पर आप डटे रहे। ग्रामीण परिवेश में रहकर या किसी शासकीय विद्यालय में पढ़कर इस तरह की ऊर्जा जो है आप में जो आई और इस तरह से संघर्ष आपने किया, वर्तमान परिस्थिति में इन दोनों में कितना डिफरेंट देखते हैं आज के यूथ में और जब आपके ज़माने में जब आप लोगों ने इस तरह के कार्य को अंजाम दिया? देखिए, उस समय हम इस बात पे पूरा यकीन करते थे कि गुरु गोविंद दो खोड़े काको लागे पाए। और जो हमारे शिक्षकों ने हमें 4वीं, 5वीं, 6वीं क्लास में जो पढ़ाया था, सिखाया था, अविनाश आज तक वो हमारे जहन में अंकित है। और उस समय जो आज का ये मीडिया का जितना डिस्ट्रैक्शन है वो नहीं था। हम सिर्फ अपने रेडियो में खबरें सुनते थे और संडे को एक आध दिन कोई गीतमाला आता था, कुछ आता था, वही हमारा सब था। लेकिन जो शिक्षा थी वो आपके परिवार, आपके माता पिता और आपके गुरुजनों ने दी थी। लेकिन आज इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है कि आज का युवा उतना फोकस्ड नहीं है। वो ये हो सकता है कि वो अपने करियर के लिए फोकस्ड हो, लेकिन वो जो फोकस होना चाहिए एक देशवासी होने के नाते, शायद वो फोकस में आज कुछ कमी है। ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दिया, काफ़ी डिफरेंट जो है आम लोगों में भी वो चीज़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जनरेशन गैप का इसमें बहुत बड़ा एक प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। आज विज्ञान का दौर है, आधुनिक दौर है, तो इस तरह के प्रभाव बहुत स्वाभाविक हो गए हैं और इसे बचने के भी कई रास्ते हैं। अगर व्यक्ति खुद ठान ले तो इस तरह के समस्याओं से अपने आप को एक नई दिशा में ले जा सकता है। लगातार आप देश के लिए एक बड़े रेजिमेंट के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, ये एक बड़ा सवाल उठता है और सवाल का जो शुरुआत है हम यहीं से करेंगे कि ये जो जातिगत रेजिमेंट को लेकर जो है आपने बहुत सारी तैयारियां की हैं और बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, इसकी वास्तविक में इसकी पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, आज पूरे देश में अहीर रेजिमेंट की बात हो रही है जी। लेकिन अहीर रेजिमेंट के मुद्दे पर जाने के पहले जी। जो भारतीय सेना में जातिगत या क्षेत्रगत
जो रेजिमेंट हैं उनकी पृष्ठभूमि में बताना जरूरी है ताकि दर्शकों को, देशवासियों को पता लगे। 24 अगस्त 1608 को जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो आज के गुजरात के सूरत में पहुंची, तब उनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश को, अंग्रेजों को एक आर्थिक उसकी ताकत बढ़े, उसलिए वो हिंदुस्तान आए थे और उनका पूरा ध्यान था आर्थिक अपलिफ्टमेंट में, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट में, और इसमें इन्होंने दशकों लगा दिए। और जब धीरे धीरे उनके पैर व्यापार में फैलने लगे, तब उनका जो साम्राज्यवाद की जो इंग्लैंड की सोच है वो सामने आई। तब उन्होंने सोचा कि अगर हमको इस देश में शासन करना है तो हम आर्थिक उन्नति के बाद आप शासन कैसे कर सकते हैं। तब अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से, जो उस समय तत्कालीन भारत था, उसमें उन्होंने कुछ क्षेत्रों के, कुछ जातियों को लेके छोटे छोटे दस्ते शुरू किए, सैनिक दस्ते खड़े किए। अब वो जो सैनिक दस्ते किन क्षेत्रों में खड़े किए, वो तत्कालीन भारत के उत्तर में भी थे, दक्षिण में भी थे, पूर्व में भी थे और पश्चिम में भी थे। एक सवाल इस बीच में करना चाहूंगा। जी जी। ये जो दस्ते खड़े किए उन्होंने, सैनिकों का एक टोली बनाकर एक विशेष जातियों के, वो सभी भारतीय थे या उसमें और भी लोग शामिल थे? उसमें जो उन्होंने शुरुआत की थी, उसमें जितने ये ट्रूप्स थे, जो दस्ते थे, वो सब भारतीय थे, लेकिन उनके जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स थे या ऑफिसर्स थे, वो ब्रिटिशर्स थे। अभी उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ये बोलकर किया कि देखिए, अगर हम आपके सैनिक दस्ते बनाएंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, आपका आर्थिक उत्थान होगा, आपके परिवार के बच्चों को अच्छे से रहेंगे। इस तरीके से उन्होंने सैनिक दस्ते खड़े किए। अब उन्होंने देखिए 1608 में वो आए थे। उसके बाद करीब 100-150 साल तक वो भारत में पूरा अपना साम्राज्य स्थापित करते रहे। उसके बाद उन्होंने 1750 से लेकर 1850 इन 100 सालों में उन्होंने भारत में 8 रेजिमेंट की स्थापना की, जो जातिगत और क्षेत्रगत थी। मैं आपको बताता हूं कौन सी रेजिमेंट थी। उन्होंने सबसे पहले 1758 में मद्रास रेजिमेंट खड़ी करी। उसके 10 साल के बाद 1768 में उन्होंने मराठा रेजिमेंट खड़ी करी। उसके बाद 1775 में उन्होंने राजपुताना राइफल रेजिमेंट खड़ी करी। 1778 में, उसके 3 साल के बाद, उन्होंने राजपूत रेजिमेंट खड़ी करी। 1795 में उन्होंने जाट रेजिमेंट खड़ी करी। 1813 में कुमाऊं, 1815 में गोरखा और उसके बाद 1846 में सिख रेजिमेंट। मतलब 100 साल में उन्होंने ये 8 रेजिमेंट खड़ी करी। तब जो अहीर थे वो भी बहुत ज्यादा संख्या में उनके बीच थे, लेकिन उन्होंने ये जो 8 रेजिमेंट बनाई, ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंतर्गत बनाई। उन 8 के बाद और कोई भी रेजिमेंट अभी तक बने कि नहीं? जी बनी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, जब इन्होंने ये 8 रेजिमेंट बनाई, तब इन्होंने 1850 में गदर के युद्ध के पहले अहीरों की मांग है कि सर, हम भी तो ब्रिटिश आर्मी के साथ हैं, आप हमारी रेजिमेंट क्यों नहीं बना रहे? तब अंग्रेजों ने कहा कि देखिए, हमने 100 साल में 12 रेजिमेंट बनाई है, मतलब तकरीबन 8 रेजिमेंट बनाई है, मतलब तकरीबन 12.5 साल में 1 रेजिमेंट बनती है, और हम चाहते हैं कि अहीर रेजिमेंट भी बने और आगे आपकी रेजिमेंट बनाएगी। आश्वासन दिया गया, वादा किया गया कि आपकी रेजिमेंट बनाई जाएगी। तो अंग्रेजों ने इस हिसाब से 100 साल में 1750 से 1850 तक इस तरीके की भारत के सैनिकों को भर्ती करके उन्होंने जातिगत रेजिमेंट की शुरुआत की थी।
100 सालों में यानी हर 12 साल में एक रेजिमेंट बनते गए। अंग्रेज़ों ने रेजिमेंट बनाने का काम शुरू किया और वहाँ पर भारतीय जो लोग हैं उनको भी सेना में शामिल करने, इस तरह के काम करने शुरू किए। वहाँ पर आहिर रेजिमेंट की भी चर्चा हुई और उस रेजिमेंट को बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने बात भी कही और बनाने का वादा भी किया, लेकिन आज तक रेजिमेंट नहीं बन पाया। ऐसा क्यों? देखिए, अंग्रेजों ने जो अहीरों से वायदा किया था कि हम आपकी अहीर रेजिमेंट बनाएंगे, लेकिन क्यों नहीं बनी, ये जो प्रश्न है, इसके लिए मैं आपको जो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी जो 1857 में हुई थी, मैं आपका संज्ञान उस पर लाना चाहूँगा। आपको याद होगा कि 1857 में 29 मार्च को बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे, उसने कारतूस के खिलाफ एक अंग्रेज अफसर के ऊपर अटैक किया था। ये बात है आपकी 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, और 8 अप्रैल 1857 मतलब एक हफ्ते के बाद मंगल पांडे को बैरकपुर, जो कलकत्ता से करीब 40 किलोमीटर है, 1857 8 अप्रैल को उसको फांसी दे दी गई। जो ये स्वतंत्रता का पहला युद्ध गदर, ये आखिर शुरू कहां हुआ था? ये जो शुरू हुआ था, ये मेरठ से शुरू हुआ था। और मेरठ में 10 मई 1857 को जो ये क्रांति की आग है, ये जो विस्फोटित हुई, उस समय मेरठ में कौन था? मेरठ के उस समय मेरठ में तकरीबन 2500 अंग्रेज सैनिक थे और उतनी ही संख्या में हमारे भारतीय सैनिक भी थे जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती किए गए थे। वो भी किसी रेजिमेंट के थे? हाँ, वो भी जो ये रेजिमेंट मैंने आपको बताई उन रेजिमेंट के थे। तो ये सैनिक दस्ता तकरीबन 2500 अंग्रेज और 2500 भारतीय सैनिकों का दस्ता मेरठ में था। और ये जो 2500 भारतीय सैनिक थे, इनके जो कोतवाल थे वो थे धन सिंह गुजर, और जो नायब सूबेदार थे उनका नाम था राव गोपाल यादव, कृष्ण गोपाल। कोतवाल जो थे धन सिंह गुजर और नायब सूबेदार जो थे वो थे कृष्ण गोपाल यादव। उनके जो भाई थे राव कृष्ण गोपाल, ये उस समय अंबाला में थे। इन्होंने वहां पर ये गदर की जो चिंगारी थी वो अहीरों ने और गुजरों ने छेड़ी थी। और जब ये चिंगारी की आग लगी तो धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ती गई और अंग्रेजों ने तकरीबन 1.5 साल 1 नवंबर 1858 को इस विद्रोह को, इस स्वतंत्रता की पहली लड़ाई को पूरी तरीके से उन्होंने कुचल दिया। अब इससे हुआ क्या? इस 1.5 साल के दौरान करीब 6000 अंग्रेज सैनिक मारे गए और 1.5 साल में आपको पता है भारत के 8 लाख हिंदुस्तानियों को मारा गया स्वतंत्रता के पहले संग्राम में। अब इससे अहीरों को नुकसान क्या हुआ? जब अहीरों ने और गुजरों ने यह विद्रोह किया और दूसरे सैनिकों ने विद्रोह किया, तब उन्होंने अहीरों को एक बागी कौम की संज्ञा दे दी। ठीक, कि अहीर जो है वो एक बागी कौम है। और उन्होंने राव तुलाराम, जो उस समय रेवाड़ी के रियासत के जागीरदार थे, उन्होंने राव तुलाराम की जागीर पे कब्जा कर लिया। और राव तुलाराम कौन थे? ये जो मेरठ में नायब सूबेदार कृष्ण गोपाल यादव थे, उनके भाई थे। जब रेवाड़ी के रियासत में इन्होंने 1858 में कब्जा कर लिया, उसके बाद 20 साल के बाद उन्होंने रेवाड़ी की रियासत उनके पुत्र राव युधिष्ठिर यादव को वापस करी। बिल्कुल। और 1877 में
1857 की 20 साल के बाद 1877 में जब वो जागीर युधिष्ठिर को वापस करी जी तो उन्होंने अंग्रेजों ने राव युधिष्ठिर यादव से पूछा कि आप ये बताइए, हम आपको तहसीलदार, आप रेवाड़ी के तहसीलदार बनना चाहते हैं या आप सेनापति बनना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं सेनापति बनना चाहता हूं। जी तब अंग्रेजों ने राव युधिष्ठिर यादव से कहा कि ठीक है, आप अहीर रिसाला खड़ा करिए जी और आप उसके सेनापति बनिए। जब ये बात उन्होंने राव युधिष्ठिर यादव को कही, जी उसी समय 1877 में अंग्रेजों ने डोगरा रेजिमेंट को खड़ा कर दिया। बिल्कुल। एक इसमें सवाल मेरा आ रहा है, जैसे कि जब रेजिमेंट के जो सेना थे, जो भारतीय थे और अंग्रेजी सेना थे, उस समय जब युद्ध हुआ और जैसा कि आपने बताया कि 8 लाख भारतीय उसमें मारे गए, उसी बीच में अहीर रेजिमेंट के जो मतलब अहीर समाज के जो लोग थे, जो उसकी उस जाति से बिलोंग करते थे, उनको अंग्रेजों ने बागी घोषित कर दिया, मतलब बागी का कॉम दे दिया उनको। तो जब उनके बीच में युद्ध हुआ तो भारतीय जो लोग थे वो भी इनके खिलाफ थे क्या? इनको बागी मानने को मजबूर थे नहीं, क्या? जो मैंने आपको बताया कि 8 लाख भारतीयों को जो मारा गया, जी उसमें ना सिर्फ अहीर थे बल्कि देश के हर कौम के नागरिक थे, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, जी हर समाज के लोग उसमें थे। और उनको पता था कि ये जो अहीरों ने बगावत करी है, गुजर ने बगावत, जो अहीर और गुजर लीडर ने बगावत करी है, वो देश की स्वतंत्रता के लिए की थी जी बिल्कुल और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया। जी अब जब राव युधिष्ठिर यादव को बोला गया कि आप सेनापति बनिए, उनको सेनापति बना दिया गया, बोला अहीर रिसाला आप खड़ा करिए, वो उस कार्रवाई में लग गए। तब उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की पॉलिसी हमेशा रही है डिवाइड एंड रूल। जी तब उन्होंने राव युधिष्ठिर यादव के खिलाफ जी जो दूसरे यादव रिसाले थे, यादव जमींदार थे, उनके खिलाफ युधिष्ठिर के खिलाफ उनको खड़ा करना शुरू कर दिया। जी दूसरे जो रिसाले थे, यादव के थे या दूसरों के थे, उनको उन्होंने जागीरें दी, उनको पद दिए, ताकि ये सब मिलके राव युधिष्ठिर यादव का विरोध कर सके। क्योंकि अंग्रेज राव युधिष्ठिर राव और अहीरों को बागी मानते थे। वो कहते थे ये कौम देश के लिए लड़ेगी लेकिन हमारे लिए ये सच्ची नहीं होगी। पहले नौकरी का लालच देकर उन्हीं को उनके बीच से तोड़ना, ये बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड एंड रूल। जी तो ये जो आपका प्रश्न था कि अंग्रेजों ने वादे किए थे जी किन कारणों से, जो मैं आपको 1857 की लड़ाई लेके आया, उसके बाद क्या हुआ, तो ये आपके जो प्रश्न का ये उत्तर था। ये मैं कहूँगा इस उत्तर का भाग 1 था जी, जो आपका प्रश्न था। यानी कि इस कहानी में बहुत सारे और भी सवाल के उत्तर जो हैं बचे हुए। जी 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 ठीक। इस तरह से जिस प्रकार से आप अहीर रेजिमेंट के लिए जो संघर्ष है वो बता रहे हैं, किस तरह से अंग्रेजों ने इसको विद्रोह बताया और बागी के रूप में इनको रिप्रेजेंट करते गए लोगों के बीच में, और उनके लोगों को ही अपने साथ रखकर या नौकरी का झांसा देकर उनको तोड़ने का काम किया। इतना सब कुछ तो हुआ ही, लेकिन इन सब के बाद भी आखिर क्या हुआ? इतना साल होने के बाद भी अहीर रेजिमेंट के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया, आखिर क्यों? और आप इन मांग को आज क्यों मांग कर रहे हैं? इन मांगों के लिए आज आप क्यों लड़ रहे हैं इतने लंबे समय से? अविनाश, जो इस प्रश्न का उत्तर मैं अब आपको स्वतंत्रता के पहले संग्राम 1857 और उसके बाद क्या हुआ मैंने आपको बताया जी। अब इस प्रश्न का भाग 2 का उत्तर मैं आपको देता हूं। बिल्कुल। जब 1860 तक पूरा गदर का जो मुद्दा था वो शांत हो गया जी, उस समय अंग्रेजों को एंड 80s में 1800 की आखिरी समय उनको ये बिल्कुल ये पता लग गया जी कि जो
विश्व में स्थितियां हैं वो अभी ठीक नहीं है जी। और उनको ये भी पता था कि जो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की जो पॉलिसी है जी। उसके तहत विश्व में बहुत उथल पुथल हो रही है और उनको पता था कि कोई ना कोई आते समय विश्व युद्ध जरूर होगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखिए अगर विश्व युद्ध होता है जी। और विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय होती है उसके बाद हम अहीर रेजिमेंट बिल्कुल बनाएंगे। तब भी वो प्रोसेस चल ही रहा था, मतलब वो चल ही रहा था, मतलब क्योंकि अहीर रेजिमेंट की जो मांग है हमेशा समय समय पर उठती रही थी जी। अच्छा, अंग्रेजों ने इस समय क्या किया, जो राव युधिष्ठिर यादव के पुत्र जी। राव बलवीर यादव को उन्होंने सेना में कैप्टन बनाया। बिल्कुल। अंग्रेजों ने युधिष्ठिर यादव को प्रॉमिस किया था, वो रेजिमेंट नहीं बने। उसके बाद उनके पुत्र बलवीर सिंह को उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कप्तान का ओहदा दिया जी। और उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब आप अहीरों की भर्ती फिर से शुरू करिए जी। क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि जो ये अहीर कौम है ये एक सत्य के लिए एक लड़ने वाली कौम है जी। और वीर कौम है जी। ये हारना पसंद नहीं करती जी। तो उनको पता था अगर विश्व युद्ध पहला होता है तो अंग्रेजों की जीत के लिए अहीरों को भर्ती करना जरूरी है, बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक जी। तो बलबीर सिंह ने अंग्रेजों के कहने पर उन्होंने अपने अहीर सैनिकों को भर्ती शुरू करी। बिल्कुल। लेकिन अंग्रेजों ने क्या चालाकी की, जो ये भर्ती करी जा रही थी जी। ये इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में नहीं करी, ये इन्होंने जो निजाम की आर्मी थी हैदराबाद में, निजाम आर्मी में उनकी भर्ती करना शुरू करी। तो उन्होंने अपने ब्रिटिश में लिया ही नहीं, उन्हें ब्रिटिश आर्मी में नहीं लाया। वो चाहते थे जी। कि ये अहीर सैनिकों को भर्ती करें, लेकिन वो बागी कौम का जो उनके दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ था उसके चलते उन्होंने उनको निजाम की सेना में भर्ती करना शुरू किया जी। और जब बलबीर सिंह को कैप्टन बनाया गया जी तो उनसे कहा गया कि देखिए जब पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है तो ना सिर्फ अहीर रेजिमेंट बनाई जाएगी बल्कि अंग्रेजों की तरफ से अंग्रेज की महारानी को पैरवी की जाएगी कि पूरे भारत को स्वतंत्रता दी जाए जी। जब राव बलबीर सिंह को यह देश की स्वतंत्रता की बात बताई गई, चाहे झूठा वादा किया गया जी। तो ऑब्वियसली एक देशभक्त के दिमाग में यही आएगा कि हमें स्वतंत्रता लेनी है जी। उन्होंने अहीरों की भर्ती शुरू करी और जो अंग्रेजों ने निजाम की हैदराबाद रेजिमेंट में करी जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1914 से 1918 तक जो पहला विश्व युद्ध चला जी। उस विश्व युद्ध में 10 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था जी। और इस युद्ध में 74,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे जी। और इन 74,000 शहीद सैनिकों में तकरीबन 7,000 से ज्यादा अहीर सैनिक थे जो निजाम में जो भर्ती करेक्ट जी। ये उन्होंने इस अंग्रेजों के वादे को सच मानते हुए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और अंत में 1918 में जब विश्व युद्ध पहला खत्म हुआ अंग्रेजों की जीत हुई लेकिन उन्होंने ना तो स्वतंत्रता की बात करी और ना ही अहीर रेजिमेंट की क्योंकि उनको यह भी पता था कि ये जो अभी शांति स्थापित हुई है वो विश्व में ज्यादा देर नहीं चलने वाली है। बिल्कुल। क्योंकि उस समय इस तरीके के जो वैश्विक समीकरण थे जी। वो बड़े दे वर नॉट कॉम्पिटेबल, मतलब वो पक्ष और विपक्ष जैसे होना चाहिए वैसा नहीं था। कोई मुद्दा बहुत बड़ा था, कोई बहुत छोटा था। उनको पता था कि आगे कुछ ना कुछ जरूर होगा। जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और जब अहीरों की बात नहीं मानी अंग्रेजों ने कि उनकी रेजिमेंट नहीं बनी, तब 1924 में
ये है 17 अप्रैल 1924 में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की स्थापना हुई जी। और इस महासभा में जो उस समय देश के 15 अहीर बुद्धिजीवी थे, अहीर लीडर थे, उनको इस कमेटी में शामिल किया गया और इस कमेटी को कहा गया कि आपका काम है कि अहीर रेजिमेंट के लिए लड़ाई करना और बनवाना। तो उस समय जो लड़ाई हुआ और जिस तरह से अंग्रेजों ने जो गद्दारी की एक तरह से कि विश्व युद्ध भी जीत गए और अहीरों को समाप्त करने का भी कोशिश किया निजाम में शामिल करके और उन्हीं को ही फ्रंट में रखा, इस तरह का भी था क्या? बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि अंग्रेजों ने पूरे विश्व को या खासकर भारतवर्ष को ये जरूर बताया कि ये अहीर कौम बागी कौम है। अब आप मुझे बताइए, क्या अपने देश की स्वतंत्रता और जो आपके देश में बाहरी ताकतें आके आपके ऊपर शासन कर रही हैं, क्या उसके खिलाफ विद्रोह करना बागियों का काम है या देशभक्तों का काम है? बिल्कुल देशभक्तों का ही काम है। लेकिन अंग्रेजों के हिसाब से जी, हम भारतवासी अहीर वो बागी हो गए, भारत के लिए ही लड़ना बागी साबित करने जैसा हो गया। अच्छा, उसके बाद जब ये कमेटी बनी जी 1924 में यादव महासभा का गठन हुआ जी, 15 बुद्धिजीवी अहीरों की एक कमेटी बनी जी, और उस कमेटी में पूरे देश के 15 काफी जाने माने लोगों को लिया गया जी। और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि उस समय सेंट्रल प्रोविंस होता था जी। और सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा होता था विदर्भ होता था, बरार रीजन जी, आज का मध्य प्रदेश और आज का छत्तीसगढ़ जी, और कुछ गुजरात का हिस्सा, ये सब को मिला के सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था जी। इन 15 बुद्धिजीवियों अहीरों की जो कमेटी बनी उसमें एक एक सदस्य थे, उनका नाम था कन्हैया लाल यदु जी। और मुझे ये गर्व है कहते हुए कि ये जो कन्हैया लाल यदु थे वो मेरे दादाजी थे। बलौदा बाजार में आज भी उनका घर है जी। अब ये 15 अहीरों की जो कमेटी है, ये कई बार जो अंग्रेज वाइसराय इंडिया में थे जी, विश्व युद्ध पहले के बाद उनसे कई मीटिंग कई और जो उस समय वाइसराय थे अंग्रेजों के, उसमें था एक लॉर्ड रीडिंग जी, उसके बाद लॉर्ड इरविंग, उसके बाद लॉर्ड विलिंगटन जी। इन सब से कई चर्चा हुई और इन वाइसराय ने हमेशा की तरह कहा कि हम अहीरों की वीरता से वाकिफ हैं, हम अहीर रेजिमेंट अवश्य बनाएंगे। तब भी वादा करते ही रहे। अब देखिए 1936 में जो वाइसराय थे लॉर्ड इरविंग, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए बिल्कुल अभी ये 1936 है, जब उनको पता था कि कुछ विश्व युद्ध दूसरा शुरू होने वाला है जी, आभास हो गया। हाँ, उन्होंने कहा देखिए विश्व युद्ध फिर से शुरू होने वाला है जी, और जैसे ही विश्व युद्ध दूसरा खत्म होगा फौरन अहीर रेजिमेंट बना दी जाएगी और अहीर रेजिमेंट का बनाने का एक बार फिर वादा किया जी। और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 से 1939 से 1945 1945 तक जी, इन 6 साल के विश्व युद्ध में टोटल पहले तकरीबन 2 लाख सैनिक थे जी, जो वो बढ़, भारतीय सैनिक की बात कर रहा हूं, जो बढ़ के ना सिर्फ भारतीय बल्कि जो ब्रिटिश हुकूमत के अंदर दूसरे देशों के सैनिक थे वो करीब 20 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था जी। और इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में जी, 87,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और इसमें तकरीबन 9,500 जो सैनिक थे वो अहीर थे। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा जी, बिल्कुल, कि 1922 में जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और जो उन्होंने अहीरों को निजाम की फौज में भर्ती किया था, उन्होंने एक नई रेजिमेंट खड़ी करी अंग्रेजों ने 1922 में, उसका नाम था हैदराबाद रेजिमेंट। और हैदराबाद रेजिमेंट में
उसमें अहीर थे, जी, कुमाऊनी थे और जाट थे। 3 अलग-अलग। हाँ, और ये तीनों जी, अहीरों की, जाटों की और कुमाऊनी की जो अनुपात का, भर्ती का अनुपात था वो 33% था। जी, तब 1922 में जो अहीर थे वो पूरे हैदराबाद रेजिमेंट में आ गए। जी, अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जी, जो उस समय के जो सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार थे, जैसे आज महावीर परमवीर चक्र है और अशोक चक्र है, जी, उसकी तुलना में जो उस समय के जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार थे, जी, अंग्रेजों ने 18 भारतीय सैनिकों को ये पुरस्कार दिए थे, जी, जिसमें विक्टोरिया क्रॉस और जॉर्ज क्रॉस शामिल थे। जी, आपको पता है इन 18 में 3, जिसमें विक्टोरिया क्रॉस और जॉर्ज क्रॉस शामिल है, ये अहीरों को दिए गए थे। जो हैदराबाद की जो रेजिमेंट में शामिल हुए थे उन्हीं नहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में, द्वितीय विश्व युद्ध में अच्छा, जो भारतीय सैनिक 87,000 जो शहीद हुए थे, जी, उसमें 9,000 साढ़े 9,000 के करीब अहीर सैनिक थे। जी, और जो 18 पुरस्कार दिए थे सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार, उसमें 3 अहीरों के थे, विक्टोरिया क्रॉस और जॉर्ज क्रॉस मिला के। मतलब करीब 16 से 17% अहीरों को अंग्रेजों ने जी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सर्वोत्तम जो वीरता पुरस्कार है वो मिले थे। जी, अब इसमें जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब क्या हुआ, जी, जैसा पहले मैंने बताया कि 1857 की लड़ाई में बागी कौम दे दिया गया। दे दिया। 1942-43 में जी, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना खड़ी हुई, जी, जिन्होंने जापानीज के साथ, जर्मन के साथ, इटली के साथ के साथ वो इस अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। 1942-43 में जो अहीर जी, हैदराबाद रेजिमेंट में थे, जी, उनमें से तकरीबन 10,000 सैनिकों ने एक बार फिर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और वो सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना में भर्ती हो गए। अहीर। जी, अब आप मुझे बताइए कि अगर अहीर जिनके ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे हैं, जी, उनके खिलाफ विद्रोह करके वो अपने देश के सेनापति सुभाष चंद्र बोस, जो इन्होंने आजाद हिंद सेना का गठन किया था, उसकी तरफ से देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो क्या ये बागियों का काम है कि देशभक्तों का काम है? बिल्कुल देशभक्तों का ही काम है। लेकिन अंग्रेजों की नजर में एक बार अहीर फिर से बागी की कौम में उनको मौका मिला कि ये जो अहीर हैं, हाँ, इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये क्योंकि ये की जो रेजिमेंट में शामिल किए थे उनको करेक्ट छोड़कर ये आजाद हिंद में ये बागी है। जी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया, जी, उसके बाद अंग्रेजों ने एक बार फिर पूरी चालाकी से जो 1922 में हैदराबाद रेजिमेंट का गठन किया था, जी, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद उन्होंने हैदराबाद रेजिमेंट को तोड़ दिया। मैंने आपको बताया हैदराबाद रेजिमेंट 33% जाट थे, 33% कुमाऊनी थे, 33% अहीर थे। मैंने आपको शुरू में बताया कि अंग्रेजों ने जाट रेजिमेंट भी बना दी थी 1750 से 1850 के बीच में, और उन्होंने कुमाऊं रेजिमेंट बनाई दी थी, लेकिन अहीर रेजिमेंट नहीं बनाई थी। जब इन्होंने हैदराबाद रेजिमेंट को तोड़ा तो जो कुमाऊं 33% कुमाऊनी थे वो कुमाऊं रेजिमेंट में चले गए, 33% जो जाट थे वो जाट रेजिमेंट में चले गए। अब अहीर रेजिमेंट नहीं थी तो अहीर कहां जाते? अंग्रेजों ने इन 33% अहीरों को कुमाऊं रेजिमेंट में भेज दिया। अच्छा, उनके साथ ही मिला दिया। तो इस तरीके से अहीर रेजिमेंट ना बनाकर अहीरों को अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से आपको कुमाऊं रेजिमेंट के साथ शामिल कर दिया। तो ये था आपके प्रश्न के उत्तर का भाग 2, जो
पहले विश्व युद्ध के बाद दूसरे विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ, तब ही रेजिमेंट का मुद्दा कहां था और उस समय अंग्रेजों ने क्या क्या किया। जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि लगातार जो है अंग्रेज किसी एक कौम को बागी घोषित कर और उनका सहारा भी ले रहे हैं एक रेजिमेंट के साथ मिला के, तो कहीं ना कहीं ये दोगलापंथी जो होता है अंग्रेजों में, ये पहले से ही जिस तरह से सारे रेजिमेंट में देखने को मिले। चूँकि 8 रेजिमेंट बनाए, उसके बाद 2 और रेजिमेंट बनाए, जैसे जाट का रेजिमेंट हुआ और एक और जाति की जो कुमाऊनी है उनकी भी रेजिमेंट बनी। उसके बाद डोगरा और गढ़वाल जो 1857 के बाद बनी। तो ये 2 रेजिमेंट बनने के बाद भी आहिरों को वो रेजिमेंट बनाने ही दिए, मतलब उनका पूरा प्रयास यह था कि इन्हें खड़ा नहीं करना है किसी रेजिमेंट के तौर पर जी, ताकि वो बागी जो हैं उनके खिलाफ ना हो, क्योंकि उनको पता था कि जिस तरह से आहिर रेजिमेंट के लोग हैं जब अंग्रेजों के साथ मिलकर विश्व युद्ध में उन्हें जीत हासिल करा सकते हैं, तो एक पूरे आहिर अगर एक हो जाए और एक कौम बन जाए, एक रेजिमेंट बन जाए, तो कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों को भी हरा सकते थे। बिल्कुल, तो इसीलिए उन्हें बागी घोषित कर दिया गया था और बागी के कौम से देखा जाता था। बिल्कुल सही कहा आपने जी। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया है और लगातार जो है आहिर रेजिमेंट की जो मांग है वो जारी ही रहा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी किए उनके, और उसके बाद 2 नए रेजिमेंट भी बने। अब अंग्रेज़ों ने तो वादा खिलाफ़ी किया ही, और भारत 1947 में आज़ाद भी हो गया। स्वतंत्र भारत होने के बाद भी आखिर आहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बन पाए, ये भी तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब तक हम अंग्रेज़ों के बागी होने, अंग्रेज़ों ने जो इस तरह से बागी घोषित किया और बागी होने के नाम से आहिर रेजिमेंट को खड़ा ही होने नहीं दिया गया। अब चूंकि 1947 पार हो चुका है और उस समय भी हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, स्वतंत्र भारत के रूप में एक विकसित विकासशील देशों में सामने आने के लिए प्रयासरत रहा, उस समय भी आहिर रेजिमेंट नहीं बन पाया। ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये अविनाश आपका बहुत ही अहम भाग है जी। आहिर रेजिमेंट स्वतंत्रता के बाद भी क्यों नहीं बनी जी। जैसा मैंने कहा कि 1945 के बाद हैदराबाद रेजिमेंट को तोड़ दिया जी, उसको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में शामिल कर लिया जी। 33% जाटों को जाट में, 30% कुमाऊनी को कुमाऊं रेजिमेंट में भेज दिया और अहीरों को कुमाऊं रेजिमेंट में भेज दिया। अब इसके बाद 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ जी। जब अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा ने ये मुद्दा फिर उठाया जी, तब उन्हें कहा गया कि देखिए अभी हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, अभी हमारा संविधान भी लागू नहीं हुआ है, कम से कम संविधान तो बन जाने दीजिए जी। और जैसे ही 1947 में स्वतंत्रता हमें मिली जी, जब ये अंग्रेज जो भारत की सरकार पहली सरकार थी, उन्होंने कहा कि संविधान के बाद हम अहीर रेजिमेंट में बिल्कुल इसको बनाने की पूरा प्रयत्न करेंगे, ये वादा फिर से अहीरों को मिला, तो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा को दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भी जब हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गया जी, उसके बाद भी आश्वासन पर ही चलता रहा ये। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहा। अब मैं आपको उनके तथ्य दूंगा कि स्वतंत्रता के बाद इस अहीर रेजिमेंट के मुद्दे पर क्या हुआ जी। 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ जी। उस समय उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत जी, वो कुमाऊं रीजन के थे जी। कुमाऊं जो हैं वहां के थे। बिल्कुल। उनको ये भी पता था कि अहीरों ने पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में क्या क्या वीरता के कारनामे किए हैं जी। वो नहीं चाहते थे कि अहीर रेजिमेंट अलग बने जी। पहला कारण ये था क्योंकि वो एक बड़े शक्तिशाली नेता थे उस समय, और उस समय उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा राज्य था जी, जो क्योंकि उत्तराखंड तो था नहीं उस समय। बिल्कुल। एक कारण तो ये था, जिस तरीके से अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल का काम किया था जी, स्वतंत्रता के बाद
जो यादव राजनेता थे, अहीर राजनेता थे, जी इनके सामने भी जैसे तोते के सामने हम मिर्ची रखते हैं, जी इसी तरीके से यादवों में राजनीतिक मतभेद को सामने लाकर जी ये जो सामाजिक एक रेजिमेंट का मुद्दा था, इसको पर्दे के पीछे डालने की पूरी कोशिश की गई। जी और जो यादव राजनेता थे वो भी अलग अलग खेमों में बंटने लगे। मतलब अहीरों के बीच जो एकता का अभाव जी थोड़ा बहुत था, इसको सत्ता के चलते या अपना वर्चस्व, अपनी पार्टी के वर्चस्व के चलते इसको एक्सप्लॉइट किया गया और इन मतभेदों को बढ़ाया गया। जी 1948 में हमारी पहली लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, जब उनके कबाइली जी कश्मीर में श्रीनगर तक मतलब पहुंच ही गए थे, वो श्रीनगर पहुंच गए थे। उस समय फोर कुमाऊं जो रेजिमेंट है जी वो कश्मीर के बडगांव में थी और उसके कंपनी कमांडर उस समय थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। यहाँ पे आपको ये बताना और दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा जी कि मेजर सोमनाथ शर्मा को अंग्रेजों ने सन 1942 में जी अहीरों का कंपनी कमांडर बना के हैदराबाद रेजिमेंट में उनकी पोस्टिंग करी थी जी। मतलब सोमनाथ शर्मा अहीरों के कंपनी कमांडर बन के हैदराबाद रेजिमेंट में आए। जब हैदराबाद रेजिमेंट टूट गई जी, ब्रिटिश इंडियन आर्मी आ गई, उसके बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी चली गई, सिर्फ इंडियन आर्मी रह गई और तब हैदराबाद रेजिमेंट को जो तोड़ के उसका कई बटालियंस आए, उसमें फोर कुमाऊं भी एक थी, उसमें सोमनाथ शर्मा थे जी। और उस लड़ाई में मेजर सोमनाथ शर्मा को जो अहीरों के कमांडर थे उनको उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत देश का स्वतंत्रता के बाद पहला परमवीर चक्र जो दिया गया वो फोर कुमाऊं के मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया जो अहीरों की कमांड कर रहे थे जी। ये मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूं कि अहीरों की जो वीरता थी जितनी अंग्रेजों के साथ थी उसके बाद देश के साथ भी थी जी। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब 47 की लड़ाई खत्म हुई जी, उसके बाद दूसरी लड़ाई कौन सी हुई 1962 की चाइना के साथ जी। 1962 में लेह लद्दाख में एक जगह है चुशूल के आगे है रेजांगला जी। वहां पे कुमाऊं रेजिमेंट की 13 कुमाऊं जो पूरी अहीरों की बटालियन है जी, उसकी 40 कंपनी रेजांगला में उसको डिप्लॉय किया गया था ताकि चाइनीज वहां से आके चुशूल में ना आ सके, ताकि चुशूल एयरफील्ड की सुरक्षा हो सके जी। और उसके बाद वहां से लेह तक चाइनीज ना आ पाए जी। इस बीच में एक मेरा छोटा सवाल जी जी जी। कुमाऊं रेजिमेंट में ज्यादातर आहिर रेजिमेंट के लोग थे, यानी आहिर के जो सैनिक थे वो उसमें शामिल थे। उस बीच में भी उनकी जनसंख्या होने के बाद भी नाम परिवर्तन का भी कोई सवाल उठा था? नहीं, जैसे मैंने कहा कि 33% कुमाऊनी थे जी, 33% जी। अच्छा, अहीर मिल के लेकिन जब अहीर रेजिमेंट में गए तो अहीर रह गए 33% जी, और बाकी 66% कुमाऊनी रहे जी। ठीक है ना, जो जब हैदराबाद रेजिमेंट को तोड़ के उनको किया जी, बिल्कुल। जब मैं रेजांगला की बात कर रहा था 1962 में, जब चार्ली कंपनी अहीरों के 120 जवान जिनके कंपनी कमांडर थे मेजर शैतान सिंह थापा भाटी, मेजर शैतान सिंह भाटी, वो उनके कंपनी कमांडर थे। 18 नवंबर 1962 को जी तकरीबन 3000 चाइनीज ने इस कंपनी के ऊपर अटैक किया जी। तब अहीरों ने, उनके जो कंपनी कमांडर थे, इनको हुक्म दिया गया कि आप वापस आ सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं वहां से जी। लेकिन ये चार्ली कंपनी के हीरो ने कहा कि अपने कंपनी कमांडर को कहा कि सर हम 1 इंच भी पीछे नहीं जाएंगे जी, हम रेजांगला चाइना से लड़ के मर जाएंगे लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे जी। और वो जो 120 अहीर जवान थे उसमें से 18-19
नवंबर 1962 की रात में 114 जवान शहीद हुए जी और उनके कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र मिला। उसमें 8 अहीर सैनिकों को वीर चक्र मिला, सेना मेडल दिए गए, मेंशन डिस्पैचेस दिए गए जी और ये विश्व सैनिक इतिहास में जितनी सबसे भयानक लड़ाइयां हुई हैं उसमें ये रजांगला की लड़ाई शामिल है, जिसमें सिर्फ अहीर ने उस रात को 114 अहीर तो शहीद हुए, लेकिन उन्होंने 1,500 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मारा था जी 1962 के इसी युद्ध पर जो फिल्म बनी थी हकीकत, जी इसके बाद इसी युद्ध के ऊपर संगीतकार प्रदीप ने गाना लिखा था ऐ मेरे वतन के लोगों, जिसको लता मंगेशकर ने गाया था। वो इसी रजांगला की लड़ाई के ऊपर आधारित था, लेकिन अहीर रेजिमेंट नहीं बन पाई क्योंकि उस समय जो यादव नेता थे ये नहीं चाहते थे, जैसे गोविंद बल्लभ पंत नहीं चाहते थे, इसी तरीके से राजनीतिक दबाव के चलते अपने राजनीतिक विचारधारा को सामने रखते हुए जो अहीर रेजिमेंट का मुद्दा था इसको हमेशा पीछे ढकेलने की कोशिश करते गए। तो कहीं ना कहीं ये साबित भी होता है कि राजनीतिक गलियारों के चक्कर में अहीर रेजिमेंट को दफनाया गया है उस बीच में। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है अविनाश, और आपने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कहा है। अब मैं आपको 1962 से और आगे ले जाना चाहूंगा जी। 1967 में जैसे 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था जी, उसी तरीके से 1967 में नाथुला जो सिक्किम का इलाका है वहां पे भारतीय सेना और चीनियों की मुठभेड़ हुई थी 1967 में जी। और 1967 में वहां पर 2nd ग्रेनेडियर्स बटालियन थी जी। इनके 30 सैनिक शहीद हुए। उस 2nd ग्रेनेडियर के सीओ थे लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव जी। उन्होंने 380 चीनियों को नाथुला में मारा था। यह सितंबर 1967 की बात है जी। उनको महावीर चक्र मिला गया जी। जब ये वीरता की कहानी स्वर्ण सिंह तत्कालीन भारत के रक्षा मंत्री थे जी। जो अहीरों की वीरता के बहुत कायल थे जी। नाथुला कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो ये अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की कमेटी थी जी, उसमें सदस्य चेंज होते गए क्योंकि जो 1925 में गठित हुई थी धीरे धीरे जब वो स्वर्गवासी होते गए दूसरे सदस्य आते गए। 1967 में ये यादव बुद्धिजीवी एक बार फिर दिल्ली में सरदार स्वर्ण सिंह तत्कालीन रक्षा मंत्री से मिले जी। उस समय उसी रियासत के राव वीरेंद्र सिंह थे जी। और दिल्ली के स्वर्गीय दीपचंद यादव के भी उसके सदस्य थे जी। शायद ये मीटिंग सप्रू हाउस में हुई थी या कहीं ये हो सकता है इस विषय में गलत हूं, लेकिन ये दिल्ली में हुआ था और स्वर्ण सिंह ने इस कमेटी को बोला था कि मैं अहीरों की वीरता से पूरा वाकिफ हूं और मैं इस चीज को मानता हूं कि अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आप कल मेरे दफ्तर में एक फॉर्मल एक प्रस्तावना लेके आइए। अब देखिए जो आपने पॉलिटिकल गलियारों की बात करी जी। उस समय राव वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़कर उन्होंने जो अपनी पार्टी बनाई थी वो थी हरियाणा विकास पार्टी जी। जब उस समय तत्कालीन कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कामराज जी, उनके पास ये खबर पहुंची कि ये स्वर्ण सिंह कल अहीर रेजिमेंट की घोषणा कर सकते हैं जी। तब उन्होंने आजमगढ़ के तत्कालीन सांसद चंद्रजीत यादव को तलब किया और कहा कि चंद्रजीत जी ये जो अहीरों का डेलीगेट है ये सरदार स्वर्ण सिंह से नहीं मिलेगा जी। और उन्होंने इंश्योर किया कि ये डेलीगेशन सरदार स्वर्ण सिंह से ना मिले। उस समय हो सकता है सरदार स्वर्ण सिंह अहीर रेजिमेंट की घोषणा कर देते,
लेकिन अब एक राजनीतिक फायदे के लिए कि किसी दूसरी पार्टी को फायदा होगा अगर ये रेजिमेंट बनेगी, तो ये तो एक गलत है। आप सेना को राजनीति के दबाव के नीचे नहीं ला सकते जी। सेना एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, एक इंडिपेंडेंट उसका रूप है जी। वो सिर्फ देश की रक्षा के लिए है जी बिल्कुल किसी राजनीतिक गलियारे या किसी पार्टी की रक्षा के लिए नहीं। जी। अब जब यादव नेताओं के वैचारिक और राजनीतिक मतभेद बढ़ते गए जी। और अहीर रेजिमेंट का जो मुद्दा है वो दबता गया। सर इस मुद्दे को जी कई सांसदों ने, जी कई पार्टी के सांसदों ने संसद में उठाया है, जी बिल्कुल। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अहीर रेजिमेंट अभी भी उसी अवस्था में है जहां अंग्रेज छोड़ के गए थे। और जैसा मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता के पहले जो अहीरों को जी जो पुरस्कार मिले हैं जी उसमें विक्टोरिया क्रॉस और जॉर्ज क्रॉस भी है। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद भी जी अहीरों को परमवीर चक्र भी मिला है, इनको 3 अशोक चक्र मिले हैं। जी। इसके अलावा आपको पता है कि भारत में सिर्फ एक ही यादव महिला है, एक ही महिला है जिसको अशोक चक्र मिला है, वो है कमलेश यादव, कांस्टेबल कमलेश यादव। और कमलेश यादव को 2001 में संसद के हमले में उन आतंकवादियों को रोकने के लिए उस महिला को, जो एक ही महिला देश की, इसको अशोक चक्र मिला है, वो है कमलेश यादव जी। हमारे सैनिकों को परमवीर चक्र है जी। इसके बाद 4 अशोका चक्र हैं जी और 3 जॉर्ज क्रॉस हैं, विक्टोरिया क्रॉस है जी। और देश में अहीरों की जो जनसंख्या है तकरीबन 20 से 22% है जी। और यही अनुपात अहीरों का सेना में है जी। जब उतने सैनिक हैं और उनको वीरता में उनको किसी ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई है जी। और उन्होंने हमेशा वीरता से अपने सत्य की लड़ाई लड़ी है जी। तो रेजिमेंट बनने में जो अंग्रेजों ने नहीं बनाई उसके बाद आज तक नहीं बनी, तो ये मुद्दा है और इसी मुद्दे को हम आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार जो मुहिम है वो बहुत ही हमारी कोशिश है कि बहुत आगे तक जाएगी। एक सवाल है इसमें जी कि अंग्रेजों ने नहीं बनाई, उनके मन में आहिर के जो प्रति जो उनके मन में जो एक विचार बैठ गया था बागी, वो उनकी एक समस्या है, वो चले भी गए। अब चूंकि स्वतंत्र भारत हो गया और भारत में सेना को राजनीति से जोड़ना वो तो बिल्कुल अलग बात है। राजनीतिक गलियारों के चलते अहीरों को दबाया भी गया, उनके रेजिमेंट को खड़ा होने नहीं दिया गया। लेकिन इसके भी सवाल ये है कि आखिर अहीर रेजिमेंट बनने से समस्या क्या है? स्वतंत्र भारत में क्या समस्या है? एक आम सोच होती है इंसान की जी कि अगर कोई सत्य की लड़ाई लड़ता है जी बिल्कुल, तो उस सत्य की लड़ाई लड़ने वाला झुकेगा नहीं जी। अभी मैं आपको यहां से जो आज सभी को पता है कि जो अहीर हैं जी उनको भगवान कृष्ण का वंशज माना गया जी बिल्कुल ठीक। अगर ये भगवान कृष्ण के वंशज हैं तो पूरी दुनिया को ये पता है कि जो उपदेश कृष्ण ने गीता के माध्यम से कुरुक्षेत्र में दिए थे जी, वो आज भी पूरे विश्व में लोग उन सिद्धांतों को मानते हैं जी। उस समय शायद सिर्फ एक अर्जुन था जी, लेकिन आज हर इंसान अर्जुन है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं जी बिल्कुल। क्योंकि जो मुद्दे कुरुक्षेत्र के थे वही मुद्दे आज भी हैं, आज भी। चाहे मोह हो, माया हो, सत्ता हो, राज हो, पैसा हो, जमीन हो, वही मुद्दे हैं जी। लेकिन जो कृष्ण की जो सिखलाई थी, जो उन्होंने वो महाभारत की लड़ाई में सारथी बन के पांडवों को जीत दिलवाई थी, वो सत्य की लड़ाई थी जी। और सत्य की लड़ाई लड़ने वाला और कृष्ण का वंशज होने के नाते दूसरे समाज को शायद ये लगता है कि ये सत्य की लड़ाई लड़ने वाला असत्य के खिलाफ कभी भी खड़ा होगा जी।
एक ये डर है, लेकिन क्या जो सच को सच बोलता है क्या गलत है? अगर वो सत्य की लड़ाई लड़ने वाले के लिए उसके रेजिमेंट बनाने की कोशिश कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है? जी। और मैं आगे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो अहीर रेजिमेंट है इससे क्या फायदे हो सकते हैं और किसको फायदे हो सकते हैं? जी, एक बात जो अभी आपने बताई है कि रिजांगला में 114 जो सैनिक थे, अहीर सैनिक थे, उन्होंने रातों रात जो है चीनी सैनिकों को मात दे दी थी। लेकिन उस समय की वास्तविक स्थिति वहाँ पर की क्या थी? क्या अहीरों को पूरी तरह से परिपक्व थे उस समय क्या उनके पास उस समय का वातावरण कैसा था और कैसे वो लड़े थे? देखिए, ये 19 नवंबर 1962 की बात है जी। रिजांगला की जो ऊंचाई है वो 17,500 फुट के करीब है जी। हवाओं की वहां नवंबर में जो गति है करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है जी। वहां का उस समय का जो तापमान था 0 से 35 डिग्री कम, मतलब -35 डिग्री सेंटीग्रेड था। और उस समय सैनिकों के पास जो आजकल के जो विंटर क्लोथिंग है वो भी नहीं थे। उनके पास 303 राइफलें थी, 2 इंच मोर्टार थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये लड़ाई हुई 18-19 नवंबर की रिजांगला की, 3 महीने के बाद जब इन अहीरों की जो पार्थिव शरीर थे बर्फ से पिघल के आए बाहर, तब उस समय भी इनके हाथ अपने ट्रिगर में थे। जिनके हाथ कट गए थे वो हाथ उनके बेनेट में था। 2 इंच मोटर के जो प्लेटून 2 इंच मोटर का जो कमांडर था उसका जो मोटर बॉम्ब था उसके हाथ में था। मतलब उन्होंने हैंड टू हैंड -35 डिग्री में बिना प्रॉपर विंटर क्लोथिंग के इन 114 अहीर शहीदों ने आज देश के चिशूल के एरिया को और उसके बाद चांगला क्रॉस करके लेह एरिया को बचाया था। और उन्होंने किसी रेजिमेंट की मांग नहीं की थी, लेकिन एक आम आदमी, पूरा देश इस विषय में अहीरों के साथ है कि हाँ, ये इनकी जो मांग है बिल्कुल वाजिब है जी। ये मैं रिजांगला और उसके बाद के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी कि उस समय, क्योंकि ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है 1962 की आप जो बात बता रहे हैं जी। और अभी तक जो आम जनता है उसको सेना का एक वर्दी जो है उनके मन मस्तिष्क में दिख जाता है, मन मंदिर में वो चीज़ रहता है कि सेना मतलब एक वर्दी और उनका जो गन होता है, जो उनके शस्त्र होते हैं जी। लेकिन उस आज हम जिस सेना को देखते हैं वो एक प्रॉपर डिजाइन है, वो कहीं ना कहीं मतलब सरकार की तरफ से जो उनको सुविधाएं मिल रही है और वर्तमान में जिस तरह से वातावरण है उसके हिसाब से वेल प्रिपेयर्ड उनको किया जाता है। 1962 में सर ने जैसे बताया कि -35 डिग्री में पूरी वर्दी भी ना होना, यानी कि आपके पास कोई ऐसे सुरक्षा जैकेट ना होना जिससे आप ठंड से बच सकें, और उस बीच में सामने वाली टीम से जो हमसे काफ़ी अपडेटेड रहे उस समय चाइना के जो लोग हैं, उस तरह अपनी ज़मीनी लड़ाई लड़ना, अपने देश के लिए वहाँ पर टिके रहना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई रही होगी। और बहुत ही उस समय के उन सेनाओं को, जो अहीर रेजिमेंट के जो अहीर जो सेना थे और जो शामिल हुए थे, उसमें दाद देने वाली बात है कि उस दौरान भी रात के समय में रातों रात हजारों सैनिकों को, चीनी सेनाओं को गिरा देना, ये काबिले तारीफ है। और रही बात अहीर रेजिमेंट की, तो आगे अगले सवाल में भी हम आपको एक ऐसा सवाल भी बचा है जो अहीर रेजिमेंट की बुनियाद को रखने में, उसके महत्व को बताने के लिए और वास्तविक भारत में आज वो किस दौर से गुजर रहे हैं इसको भी बताने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने एक के बाद एक सारे सवाल के जवाब दिए और विधिवत उसको कहा जा सकता है कि कैसे क्रमानुसार कहा जा सकता है
कि आपने सारी बातों को स्पष्ट किया, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि आपके अनुसार अहीर रेजिमेंट न बनाने के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? आपने बहुत करीब से इन चीज़ों को देखा है और समझा भी है, परखा भी है, लेकिन स्वतंत्र भारत में अहीर रेजिमेंट को नहीं बनाने के मुख्य कारण किस प्रकार से हो सकते हैं? क्या समझ आता है और क्या कारण जो है वो हम जानना चाहेंगे। अविनाश, ये जो आपका प्रश्न है जी, मैं इसका उत्तर आपसे ही चंद प्रश्न पूछ के मैं देने की कोशिश करता हूं। जी बिल्कुल। क्या अहीरों और गुजरों द्वारा जी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जी विद्रोह करना, क्या ये देशद्रोही या बागी का काम था या देश प्रेमी का? बिल्कुल देश प्रेमी का ही ओके। एक काम हो सकता है ये। दूसरा, जी अगर अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को आगे करते हुए, इसको सामने रखते हुए जी इन्होंने राव युधिष्ठिर यादव, राव तुलाराम, जी राव बलवीर सिंह, जी इनके खिलाफ दूसरे यादवों को लालच देके, पद देके, जागीरें देके उनको एक ना होने की जो मुहिम चलाई, जी इसमें अंग्रेजों की तो गलती थी ही, क्या इसमें खुद अहीरों की गलती नहीं थी? जी थी। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, उसके बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी आई, इन्होंने उस समय की जो यादव रिसाले थे, यादव रियासतें थी, इनको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया। जी 1942-43 में जो अहीर ब्रिटिश इंडियन आर्मी छोड़ के जी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना में चले गए, क्या ये देश विरोधी काम था या देश की स्वतंत्रता के लिए काम था? बिल्कुल। अगर देश के लिए अगर काम करने वाला हर कार्य जो है देश के प्रेमी का ही परिभाषा है। करेक्ट। जी अंत में जो सबसे बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है, जी इन कारणों के अलावा, जी कि जो एक आपसी एकता होनी चाहिए जी बिल्कुल। और वो एकता अहीर रेजिमेंट के मुद्दे पर होनी चाहिए, वो नहीं बन पाई, जी क्योंकि हमेशा उस समय भी और आज भी हम हर चीज को अपने राजनीतिक विचारधारा का चश्मा लगाकर देखते हैं। जी जब राजनीतिक विचारधारा का चश्मा हमारी आंखों पे होगा, तो जो समाज के और देश के दूसरे मुद्दे हैं वो बिल्कुल पर्दे के पीछे ही चले जाएंगे और हमें नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल। ये मुख्य कारण थे जो अहीर रेजिमेंट नहीं बन पाई। उनकी जो भूमिका रही उसमें अहीर जो समाज के जो लोग हैं, जो जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने भी बड़े ही अच्छे से अपनी सहभागिता निभाई, जिन रेजिमेंट के साथ मिलके काम करते थे। अब चूंकि पूरे देश में जब अंग्रेजों ने तो 8-10 बनाए ही थे, उसके बाद स्वतंत्रता के बाद ये अहीर रेजिमेंट बन नहीं पाया और लगातार उस पर प्रयास भी रहा। इसमें आज के जनरेशन में अगर हम देखें, आज के वर्तमान स्थिति की, वर्तमान राजनीति की अगर बात करें, तो उसके बाद भी आज जो अहीर समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे पदों पर भी पहुंचे हुए हैं। उसके बाद भी ये इस तरह के रेजिमेंट का खड़ा नहीं हो पाना है, बहुत सारे सवाल खड़ा करते हैं। बिल्कुल सही कहा। देखिए, आप किसी भी पद में रहे, जी चाहे नेता हो चाहे राजनेता हो, बिल्कुल। चाहे आप विधायक हो, सांसद हो, एक सैन्य अधिकारी हो या आईएएस अधिकारी हो, जी हमें जब तक इस मुद्दे पर अपने राजनीतिक प्रशासनिक चश्मों को उतार के हम इसको देश के एक मुद्दे के रूप में देखेंगे, तो जी। हम जुड़ते जाएंगे। जी और ऐसा नहीं है कि अहीर रेजिमेंट बनने से सिर्फ अहीर कौम का फायदा होगा, ये गलत है। आज जिस प्रकार से अहीर दूसरी रेजिमेंट में सेवारत है, जी चाहे वो इन्फेंट्री में हो, चाहे आर्मर्ड में हो, चाहे तोपखाने में हो, इंजीनियर्स में हो, सिग्नल्स में हो या दूसरी सर्विसेज में हो,
वो अहीर काम कर रहे हैं ना। जी और उसी तरीके से जो आज की जातिगत रेजिमेंट्स हैं, जी उसमें भी दूसरी जाति के जेसीओज हैं, जवान हैं, ऑफिसर्स हैं। जी तो ये कहना कि अहीर रेजिमेंट बनाने से अहीरों का फायदा होगा, ये एक गलत धारणा है, ये एक गलत दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये मैं कहना चाह रहा था। ये तो तमाम सवाल हो गए कि किस तरह से देश में, और जब अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के जाने के बाद देश के ही लोगों का शासन चला, और राजनीति जो है किस तरह से हावी हुई और किस तरह से देश में वो काम चलते रहे। इन सब के पीछे एक सवाल है, चूंकि देश में कई सारे ऐसे सवाल उठते हैं जातिगत को लेकर कई तरह के विवाद भी उठते हैं, और हम देखते भी आ रहे हैं कि देश के अंदर जातिवाद के चलते आम जो लोग हैं, आपसी मतभेद जो है वो बढ़ने लगा है। और आपसी मतभेद बढ़ने के वजह से, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर दो जातियों के बीच में कोई लड़ाई है, कोई आपसी मतभेद है, तो उसका प्रभाव केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हमारे आम जीवन में हम अपने पड़ोस से लेने लग जाते हैं, अपने पड़ोसी को भी उसी नज़रिए से देखने लग जाते हैं। इन सब बातों के बीच में अहीर रेजिमेंट को बढ़ावा देना या उनके बारे में बात करना, उन्हें खड़ा करने का बात करना, क्या जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है? ब्रिगेडियर साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल सही कहा आपने, जी क्योंकि अगर हम एक जाति का नाम लेते हैं जी तो जो पहला प्रश्न हमारे जहन में आता है जी वो यही आता है कि यार ये तो जाति की बात हो रही है। जी बिल्कुल। ये सोच भी शायद सच है, जी लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 250 साल से जी भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट है, बिल्कुल, जाट रेजिमेंट है, जी मराठा रेजिमेंट है, जी डोगरा रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, नागा रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, मद्रास रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, जी गढ़वाल राइफल्स है, बिहार है, सिख लाई है, जम्मू एंड कश्मीर राइफल है, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री है, कुमाऊं है। जी ये सब जातिगत और क्षेत्रगत की रेजिमेंट्स हैं। जी बिल्कुल। क्या इनकी रेजिमेंट जब से बनी है, क्या इन रेजिमेंट ने कभी भी किसी भी समय, चाहे स्वतंत्रता के पहले या स्वतंत्रता के बाद, क्या इन्होंने कभी जाति के ऊपर कोई बात करी है? क्या आपने सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना में सभी जातियों का, सभी धर्मों का समान आदर है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जातिगत और ये जाति और धर्म की जो राजनीति है ना, जी ये सेना नहीं करती। ये जो बाहर राजनेता है, ये उनका मुद्दा हो सकता है, सेना का ये मुद्दा नहीं है। जी सेना में चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, जी आपको पता है कि ये सब एक ही परिसर में होते हैं। जी और जब फौज के, हमारे मंदिर के पंडित जी छुट्टी जा रहे हैं, तब मौलवी जी ओम जय जगदीश हरि गाते हैं। जी बिल्कुल। अगर पादरी वहां पर है तो जो गुरुद्वारे के ज्ञानी साहब हैं, जी वो प्रेयर दे करते हैं। ये हमारी एकता है। हमने तो किसी भी रेजिमेंट ने, जो रेजिमेंट आज हैं, इन्होंने कभी जाति का बात ही नहीं करी। जी लेकिन ये भ्रम फैलाना कि अहीर रेजिमेंट मतलब जातिवाद को बढ़ाना है, ये सिर्फ इन राजनेताओं द्वारा या उन लोगों द्वारा जो देश को एकता में नहीं रखना चाहते, वो एकता में अनेकता पैदा कर रहे हैं, ये उन लोगों का मुद्दा है। जी और इसको एक जातिवाद का जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये भी बताऊं, जब अगर अहीर रेजिमेंट बनेगी, हम श्योर बनेगी, जी अहीर रेजिमेंट बनने से सिर्फ अहीर कौम का फायदा नहीं होगा, इसमें देश के दूसरे समाज के, दूसरी जातियों के, दूसरे धर्म के युवाओं को भी, जी उनको इस रेजिमेंट बनने का फायदा मिलेगा।
ये सवाल जद्दोजहद है और इस सवाल सबके मन में उठेगा ही, बहुत ही सामान्य है। आर्मी को इससे कोई समस्या नहीं। जो अन्य रेजिमेंट के जो लोग हैं उनको क्या आहिर रेजिमेंट के खड़े होने से कोई समस्या है या सिर्फ यहाँ के राजनीतिक गलियारों को समस्या है? जो सेना में जो रेजिमेंट्स हैं इनको कोई समस्या नहीं है जी। जो पूर्व सैनिक हैं या वर्तमान सेवारत सैनिक जी। हैं, अगर अहिर रेजिमेंट बन भी गई तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, एक सैनिक नाम नमक निशान के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है देश के लिए। जी। नाम कौन सा? उसके रेजिमेंट का। नमक किसका? देश का। निशान क्या? जो उसकी टोपी में लगा है और जो उसके कंधे में लगा है। नाम नमक निशान के लिए अपनी शहादत दे सकता है जी। और अगर अहिर रेजिमेंट, अहिर सैनिक को ये नाम मिल जाए, वो बेशक अहिर रेजिमेंट में ना हो के मद्रास रेजिमेंट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अहिर रेजिमेंट में तो देश के दूसरे युवा आएंगे, उसको अपना नाम नमक निशान तो कम से कम मिलेगा। ये एक सम्मान की लड़ाई है, ये किसी जाति की लड़ाई नहीं है। ये अहीरों के सम्मान की, और अहीरों ने जो बलिदान देश की खातिर दिया है, ये उसकी लड़ाई है। इसको जातिगत कहना सिर्फ उन लोगों की एक साजिश है, या मैं कहूंगा एक दुष्प्रचार है, जिससे ये देश में अराजकता पैदा की जा सके। कहीं ना कहीं अहिर रेजिमेंट को खड़ा नहीं करने में जो राजनीतिक जो दबाव है, वो भी अंग्रेजों की तरह ही कहीं ना कहीं उन्हें तोड़ने की राजनीति और उसी मनोभाव से कार्य कर रहे हैं। मैं आपके इस कथन से सहमत हूँ जी। क्योंकि जिस तरह से अगर हम कभी भी काम करते हैं, आज सिर्फ हम फोर्स की बात नहीं करें, अन्य किसी भी चीज की बात करें, किसी भी कार्य की बात करें, तो हर कोई चाहता है कि उनका एक पदनाम हो, हर कोई चाहता है कि उनका एक अलग पहचान हो। वो काम कुछ भी करें पर उनका पहचान होना जरूरी है। जब अहीर समाज के जो लोग हैं या अहीरों ने, देश के जो युवाओं ने उस समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अपने जान को दांव पे लगाकर -35 डिग्री पर अपने शहादत में, वहाँ पर जो जगह है, जिस जगह पर युद्ध हुए, उन जगहों पर अपनी सेवाएं दी। और उसी वक्त अन्य समाज के जो लोग हैं, चाहे वो सिख हो या राजपूत हो या फिर कोई अन्य हो, उनको जब उनके कार्य को लेकर या उनके टीम को लेकर, टोली को लेकर, उनके जिस तरह की कार्य गतिविधि हैं उनको लेकर जब उनको ये पहचान दी गई कि आप सिख रेजिमेंट के हैं, आप राजपूत रेजिमेंट के हैं या फिर आप किसी अन्य रेजिमेंट के हैं, तो ये लड़ाई लड़ना बहुत ही जाहिर है और सफलता की बात है, सोचने की बात है कि सफल व्यक्ति होने के बाद भी, सफल पूर्वक देश की सेवा करने के बाद भी अगर उन्हें कोई पहचान न मिले, तो ये लड़ाई बिल्कुल लड़ने योग्य है। क्योंकि अहिर रेजिमेंट वो रेजिमेंट है जिन्होंने जिस रेजिमेंट के साथ मिल के साथ काम किया है, उस रेजिमेंट को जीत दिलाई है, चाहे वो अंग्रेजों के साथ हो, चाहे भारत के ही किसी दूसरे रेजिमेंट के साथ हो। और इस तरह से पूरे देश भर में इसकी जो नींव है वो रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा समय हो गया है। सर, हम 1800 से शुरू किए थे जी, से पहले जी। से वो बात शुरू किए थे और उस दौर को हमने देखते आया, जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने शब्दशः आपको समझाया है कि किस तरह से इस पर कार्य होते आ रहा है, किस तरह से प्रहार होते आ रहे हैं। पहले अंग्रेजों ने किया, अब देश के राजनेताओं ने किया। और राजनेताओं ने किया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज देश में थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इनका जो मुख्य होता है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों से ही निकल कर सामने आता है। सर, इसमें जो एक सवाल ये भी उठता है कि आज 1947 के बाद हम 2022 में पहुंच चुके हैं, आधुनिक भारत की ओर पहुंच चुके हैं, जहां आम जनता और राजनेता या कोई भी व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा वर्तमान स्थिति से एक दूसरे से वाकिफ हो चुके हैं। और भ्रम वाली जो जिंदगी थी कि इसको तोड़ो, उसको राजनीति करो, उसको तोड़ के ऐसी राजनीति करो, इन राजनीतियों से भी आगे बढ़ने वाले युवा जो हैं वो सामने आ चुके हैं, क्योंकि लोग अब एक दूसरे को जानने लग गए हैं। आज यादव समाज, यदु समाज या जो अहिर रेजिमेंट की जो बात करते हैं, इस प्रश्न में ये है कि अब क्या होगा, क्योंकि लगातार तो आपने मुहिम चलाया ही है,
आने वाले समय में इस रेजिमेंट को खड़ा करने के लिए क्या मुहिम चलाएंगे आप, और क्या आपकी तैयारी है, क्या रणनीति है? आखिरी सवाल है आपसे। अविनाश, अब जो अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा है जी, उन्होंने इस मुद्दे को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आगे चलाने का निर्णय लिया है जी, और यहाँ पे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मुझे जी, इस राष्ट्रीय अहीर रेजिमेंट मिशन का राष्ट्रीय संयोजक मैं बनाया गया हूँ इस महासभा द्वारा। जी, एक सैनिक हूँ, जी, सैनिक के दर्द को समझता हूँ। बिल्कुल। एक अहीर हूँ, अहीरों के दर्द को समझता हूँ। जी, एक भारतीय हूँ, भारतीय समाज, अन्य समाजों के दर्द को भी मैं समझता हूँ। बिल्कुल। इसीलिए जो हमारा जो सबसे पहला एक्शन था इस मुहिम का, वो था रिजांगला में जो हमारे 114 अहीर शहीद सैनिकों से खून की भरी मिट्टी, जी, उस पवित्र मिट्टी को रिजांगला से देश में लाना और देश में पूरे समाज को, अन्य समाजों के पास उस मिट्टी को ले जाना और उनसे पूछना क्या अहीर रेजिमेंट की जो मांग है जायज नहीं है। वो हमने पिछले हफ्ते इसी दिन मैं और मेरे सहयोगी कैप्टन रमेश पायलट, हम रिजांगला में थे, वहाँ से वो हमने पवित्र मिट्टी का कलश लाया है जी, और इसी महीने दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जी, जिसमें देश भर के लोग आएंगे। जी, उस पवित्र मिट्टी को हम ले जाएंगे जी, और आगे की जो मुहिम है बिल्कुल समय समय पर आपसे हम साझा करते रहेंगे। जी, और इतना तो तय है और ये सभी दर्शकों को हमारा वादा है, जी, चाहे अहीर जाति के हों या अन्य जाति के हैं, जी, हम ये मुहिम आप देश के सभी युवाओं के लिए चला रहे हैं। जी, जैसा मैंने कहा, अहीर रेजिमेंट अहीरों के लिए नहीं है, पूरे देश के युवाओं के लिए है। तो हम इस मुहिम को राष्ट्रव्यापी मुहिम बनाएंगे, इसमें हमें कोई शक नहीं है। जी, और अंत में अविनाश, मैं आपको अपनी जी, स्वरचित कविताओं की 4 लाइन पढ़ना चाहूंगा। स्वागत। भीड़ में चलने का कोई अर्थ नहीं, जी, भीड़ में चलने का कोई अर्थ नहीं, कुछ अलग कर दिखाओ तो बात बने। बहुत बढ़िया। आवाज तो बहुत उठाई, जी, आवाज तो बहुत उठाई कमियों के खिलाफ, तुम बुराई मिटाओ तो कोई बात बने। बहुत बढ़िया। फूलों को तो मसल देते हैं सभी, जी, फूलों को तो मसल देते हैं सभी, तुम माली बन बताओ तो कोई बात बने। सभी युवाओं को, देश के युवाओं को कहना चाहता हूं मैं, जी, बिखर ना जाओ मोतियों की तरह, बिखर ना जाओ मोतियों की तरह, तुम माला बन बताओ तो कोई बात बने। जय हिंद। जय हिंद। बहुत ही आपकी जो कविता है वो, उसमें कितनी ऊर्जा है, और यूनिटी को कैसे, यूनिटी को परिभाषित जो आपने किया आखिरी लाइन पर, वो निश्चित तौर पर किसी भी देश के लिए, ये केवल देश के लिए नहीं बल्कि आपके घर परिवार से भी शुरू होता है। जैसे कि आपने कविता में आखिरी लाइन में जो फूलों मोती की बात कही, जब परिवार में रहो तो परिवार के साथ, एक साथ परिवार में बांध को रखो। ये आपके जो संदेश जो दिए, ये एक परिवार से शुरू होकर देश और विश्व तक फैलेगा, और ज़रूर ही युवाओं को इस क्षेत्र में ऐसे विचारधारा को अपने मनोमस्तिष्क में रखना चाहिए, ताकि आने वाले समय में आपको एक आपकी अलग पहचान मिले, आपके कार्यों को एक अलग पहचान मिले। हमारे देश में कई तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर जातिवाद से लेकर कई तरह की लड़ाई होती है, लेकिन वास्तविकता में जैसा कि सर ने, ब्रिगेडियर साहब ने समझाया कि जातिवाद केवल नाम और उसका कोई चिन्ह नहीं, बल्कि वो आपके मेहनत, आपके सम्मान का बात है।
और सम्मान के लिए लड़ना हर व्यक्ति का एक अधिकार होता है और निश्चित तौर पर हर कोई जो है सम्मान का मोह रखता है, इसलिए सम्मान के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है। उसे जातिगत देखना वो हमारा दूसरा नज़रिया हो सकता है। राजनीतिक गलियारों के चलते हम किसी विषय को जातिगत रूप में परिवर्तित कर दें, ये हमारा दूसरा नज़रिया हो सकता है। तो सर ने जिस प्रकार से बताया और ब्रिगेडियर साहब ने जिस तरह से आपको ब्रीफ दिया है इन बातों को कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण है, ये वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर हमें अपने जीवन में अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने साम्राज्य के लिए यदि कुछ अच्छा सोचना है, यदि कुछ अच्छा करना है और आगे बढ़ना है, तो आपको देश के नज़र, राष्ट्र के नज़र से देखना होगा। आपको किसी राजनीतिक चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से देश में हमेशा जो है युवाओं को एक मौका मिलेगा और उन्हें निश्चित तौर पर जो है सफलता मिलेगी। आपकी लड़ाई काफ़ी लंबी है। आपके पूर्वजों ने और देश के जो बाकी अहिर रेजिमेंट के जो सैनिक हैं, उन्होंने भी अपनी मांग को आज तक मतलब पहले से रखते आए, और आप इस 2022 के जनरेशन में, आधुनिक भारत के जनरेशन में, स्वतंत्र भारत के जनरेशन में आप इस बात को रख रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छी बात है, और इस तरह से आपने अपने बात को रखा, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी जो शायद बहुत सारे जनता को, दर्शकों को या मुझे भी नहीं मालूम थी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात। जय हिंद।